वेलकम बैक। केम सीरीज के अंदर हम वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास लेकर प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ पर हम थ्योरी केम सीरीज 09 के नाम से एटॉमिक स्ट्रक्चर की सेकंड क्लास लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। तो परम रसायन के अंदर आप सभी का स्वागत है और इसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि इन जनरल जहाँ जहाँ पूछा जाता है उसके अंदर से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको लेकर हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज के अंदर सेकंड टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं परमाणु मॉडल्स की। और परमाणु मॉडल के अंदर यहाँ पर हम मुख्यतः चर्चा करेंगे 4 प्रकार के परमाणु मॉडल, जिसमें पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा वाला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरा हम यहाँ पर लेंगे बोहर का परमाणु मॉडल और 4 नंबर पे लेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल, जिसके अंदर क्वांटम संख्याओं के रूप में परमाणु की वास्तविक संरचना की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। तो चूंकि ये सभी मॉडल काफ़ी बड़े पॉइंट्स के रूप में है तो यहाँ पर अभी हम चर्चा करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल और दूसरे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बोहर का परमाणु मॉडल और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में फिर वापस बोहर के परमाणु मॉडल के कुछ पॉइंट्स बचेंगे, वो हम उसके अगली क्लास के अंदर लेंगे और लास्ट क्लास के अंदर हम आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही अपना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आएंगे वो कंप्लीट करते हुए इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर या परमाणु संरचना के अंदर सेकेंड क्लास परमाणु मॉडल। और परमाणु मॉडल के अंदर जितने प्रकार के परमाणु मॉडल है ये संरचनात्मक रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके अंदर पहला जो गोलाकार संरचना यहाँ पर दे रखी है ये वास्तव में परमाणु की प्रारंभिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, उसकी संरचना को ये प्रदर्शित करता है। अविभाज्य प्रकृति या इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है एटम, उसको प्रदर्शित कर रहा है जिसमें परमाणु विभाजित नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला कि परमाणु के अंदर धन आवेशित और ऋणावेशित कण उपस्थित हैं तो उन कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए, धन भाग और ऋण भाग की व्यवस्था को परमाणु के अंदर मॉडल में प्रदर्शित करने के लिए पहली जो प्रक्रिया दी गई थी वो इस संरचना के रूप में प्रदर्शित की गई थी और इसके अंदर हम प्लम पुडिंग मॉडल की चर्चा करते हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल को दर्शाता है, प्लम पुडिंग मॉडल को प्रदर्शित करता है और ये जे थॉमसन के द्वारा प्रदर्शित किया गया मॉडल के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट के अंदर जो संरचना दी गई है, चूंकि यहाँ पर नाभिक नहीं है लेकिन इस वाले संरचना के अंदर आप देख सकते हैं मध्य के अंदर नाभिक दे रखा है, अर्थात यह जो परमाणु की संरचना को प्रदर्शित कर रहा है जिसके मध्य में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन बाहर भाग के अंदर उपस्थित हैं, गतिशील अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये नेक्स्ट मॉडल को प्रदर्शित करते हैं जिसको कि हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करेगा और उसके बाद में अगली जो संरचना दे रखी है जिसके अंदर मध्य के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की खोज भी यहाँ तक हो चुकी है और न्यूट्रॉन की खोज भी की जा चुकी। उसके बाद में ये जो दीर्घ वर्ताकार कोश दे रखे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए उपस्थित होते हैं और ये वास्तविक परमाणु के मॉडल को प्रदर्शित करता है, जिसके अंदर बाह्यतम जो कोश दिए गए हैं उन कोशों को आधुनिक परमाणु मॉडल के अंदर विभिन्न कक्षकों के रूप में और कक्षकों के समूह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या उन्हीं के रूप में इसकी व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी के रूप में की जाती है, वो प्रक्रिया यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये मॉडल है बोहर के परमाणु मॉडल का भी विस्तृत रूप है और उसके अंदर ये जो संरचनाएं नीचे दे रखी है ये कक्षक आकृतियां हैं। क्या है? कक्षक आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं और ये कक्षक आकृतियां क्वांटम संख्या के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं और ये विभिन्न एस का उपकोष के लिए डम्बलाकार ये गोलाकार आकृति दे रखी है, पी उपकोष के लिए डम्बलाकार आकृति, डी उपकोष के लिए द्विडम्बलाकार आकृति और एफ उपकोष के लिए विकृत आकृति के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से ये आधुनिक परमाणु मॉडल तक की संपूर्ण प्रक्रिया हम यहाँ परमाणु मॉडल के अंदर प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से हमने डाल्टन के परमाणु मॉडल को हटा दिया है। बाकी सभी परमाणु मॉडल के अंदर हम पहला थॉमसन परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और उसके बाद में बोहर परमाणु मॉडल और फिर आधुनिक परमाणु मॉडल को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रक्रिया के अंदर हम अगली बात कर रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सर्वप्रथम
पाया कि यदि किसी परमाणु के अंदर धन भाग उपस्थित है तो उतनी ही मात्रा के अंदर ऋण भाग भी उपस्थित होना चाहिए, और इन दोनों भागों की खोज होने के बाद फिर निर्धारण प्रारंभ हुआ कि इन दोनों को मिला करके किस तरीके से परमाणु निर्मित होता है या परमाणु की संरचना बनती है। उस संरचना को प्रदर्शित करने का पहला प्रयास थॉमसन के द्वारा किया गया, और थॉमसन के अनुसार परमाणु में धन और ऋण भाग में से परमाणु धन भाग या धनायन का ठोस गोला है। थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? धन भाग से निर्मित एक पूरा गोला है, और उस गोले में निश्चित स्थान पर ऋण भाग उपस्थित है जो उसके धन भाग को या धन आवेशित ठोस भाग को उदासीन करता है। तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करेगा। धनायन का ठोस गोला है परमाणु, जिसमें आवेश उदासीन करने के लिए मध्य में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और परमाणु यहाँ पर किस रूप में होता है? उदासीन प्रकृति के रूप में रहता है। अर्थात जितना धन भाग है उतना ही ऋण भाग होगा, और परमाणु दोनों को मिलाकर उदासीन संरचना के रूप में निर्मित होगा। इस मॉडल को हम अलग अलग नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्रिसमस केक मॉडल कहा जाता है। इसे हम क्रिसमस केक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिनमें केक जो बना हुआ है वो धनायनों से बना है, तथा उस केक के अंदर रखे गए मेवे किसको प्रदर्शित करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। अर्थात क्रिसमस केक मॉडल है वो केक पूरा का पूरा तो धन भाग को रिप्रेजेंट करेगा या प्रदर्शित करेगा, तथा इसके अंदर जो अलग अलग मेवे डाल रखे हैं या मेवे एकांतर स्थिति के अंदर रखे गए हैं, उन मेवों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तो यह संरचना वास्तव में किसको प्रदर्शित करेगी? क्रिसमस केक मॉडल के रूप में परमाणु मॉडल को या परमाणु संरचना को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा इसे दूसरा नाम और दिया गया, ये भी ध्यान रखना। इसे हम वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल या फिर तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज में तरबूज जो है बना हुआ वो पूरे धनायन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसके अंदर उपस्थित जो बीज हैं, बीजों को यदि इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तो तरबूज की तरह की संरचना किसके द्वारा किसको प्रदर्शित करती है? परमाणु संरचना को प्रदर्शित करती है। तो अर्थात पूरा तरबूज है और कटे हुए तरबूज के अंदर मध्य में जो बीज हैं, इन बीजों को हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जबकि पूरा जो तरबूज है वो वास्तव में किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु के धन भाग को या धनावेश को प्रदर्शित करता है। तो ये परमाणु मॉडल क्रिसमस केक मॉडल के रूप में या तरबूज मॉडल या थॉमसन परमाणु मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा एक और नाम जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को हम बूंदी के लड्डू का मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें प्लम पुडिंग मॉडल में एक मिठाई है उसी तरह की जैसी बूंदी का लड्डू होता है, तो जिसमें बूंदी के जो पार्ट्स हैं सारे वो तो प्रदर्शित करते हैं धन भाग को या धनावेश को, तथा उसके अंदर जो इलायची के दाने डाले होते हैं उन दानों को यदि मैं इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं तो बूंदी का एक लड्डू एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से थॉमसन परमाणु मॉडल वास्तव में परमाणु क्या है? थॉमसन मॉडल के अनुसार धन आवेशित गोला है, और उस गोले में धनावेश को उदासीन करने के लिए मध्य में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ तक केवल धन और ऋण दो भागों की खोज हुई थी, इसलिए मॉडल के अंदर ये दो पार्ट ही दर्शाए जाते हैं। इसके नाम ध्यान रखना, इसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं, इसी को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल या बूंदी के लड्डू के मॉडल के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। इसका चित्र या संरचना देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडल किसको प्रदर्शित कर रहा है? थॉमसन परमाणु मॉडल को। चित्र जो दे रखा है थॉमसन परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करता है, जिसमें ये निर्मित पूरा जो गोला है ये धनायन को रिप्रेजेंट करता है या पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पूरा गोला है, और उस गोले में जो सूक्ष्म संरचना यहाँ पर प्रदर्शित की गई है ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है, और यह संरचना वास्तव में थॉमसन परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करेगी। इसी तरीके से अगली प्रक्रिया में रहें। थॉमसन परमाणु मॉडल जो दिया गया था उसमें क्या कमी थी, उस कमी को भी आपको ध्यान में रखना है। उस कमी को नेग्लेक्ट करने के लिए, उस कमी की पूरा करने के लिए हम फिर नए मॉडल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कमी क्या थी वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्थान पर
अगर मैं पूरे धन भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं तो इलेक्ट्रॉन और ऋणावेशित भाग और धन भाग आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसी संरचना वास्तव में अस्थायी रहती है। तो इसीलिए ये इसकी कमी के रूप में भी किसी स्थान पर विपरीत आवेश अर्थात धन और ऋण आवेश एक साथ और स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये मॉडल यहाँ पर क्या रहता है, विफल रहता है। तो क्या ध्यान रखना है, किसी भी एक स्थान पर दो विपरीत आवेश हमेशा स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते। गतिशील हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर स्थिर हैं तो ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और बाहर से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें धन भाग कौन सा है, ऋण भाग कौन सा है। इनको डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं है, अर्थात स्थिर आवेश एक साथ रहना संभव नहीं है। इसी के कारण ऐसी संरचना संभव नहीं हो सकती, अर्थात परमाणु थॉमसन मॉडल के रूप में संभव नहीं है। इसीलिए फिर इस कमी को पूरा करने के लिए फिर दूसरा एक्सपेरिमेंटल या प्रयोग के द्वारा नया मॉडल प्रदर्शित किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है, जो कि नाभिक की खोज के रूप में प्रचलित है, इसलिए इसको आज भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड परमाणु मॉडल की, जिसको कहा गया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अंदर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी मॉडल को हम अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं, इसी को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या सोने की पन्नी का प्रयोग भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आपको और ध्यान रखना है। तो इस प्रयोग में होता क्या है, रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु संरचना निर्धारित करने की कोशिश की और इसी को नाम दिया गया सोने की पन्नी का प्रयोग या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इसमें सोने की पतली पन्नी पर अल्फा या तीव्र गति से आने वाले अल्फा कणों को इसके ऊपर आपतित किया गया और आपतित करने के बाद उसके आर पार निकलने वाले कणों के आधार पर या विक्षेपित होने वाले कणों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में परमाणु की संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना है, नंबर 2 गोल्ड फॉइल या सोने की पन्नी का प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम पन्नी कौन सी कितनी मोटाई की ले रहे हैं, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर मोटी गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड फॉइल, और ये इतनी मोटी गोल्ड फॉइल है जैसे कि मिठाई के ऊपर जो वर्क लगता है, चांदी का भी सोने का भी लगता है, तो वो वर्क जितना मोटा है उतनी मोटी पन्नी का उपयोग किया जाता है। तो 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर मोटी गोल्ड फॉइल पर रेडियम या पोलोनियम रेडियो सक्रिय तत्वों से के विघटन से जो अल्फा विकिरण उत्पन्न हो रही है, तो से प्राप्त उच्च गतिज ऊर्जा युक्त अल्फा कणों की बौछार की जाती है। तो सोने की पतली पन्नी है और उस पन्नी, और पन्नी कौन सी है, मिठाई के ऊपर जो बरक लगाया जाता है उसी की तरह की पतली पन्नी है, और उस पन्नी पर हम तीव्र गति से आने वाले अल्फा कणों को आपतित करके परमाणु की वास्तविक संरचना निर्धारित करते हैं, इसलिए इसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अगला और प्रक्रिया आप ध्यान से देखें, ये प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, इसे गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या सोने की पन्नी के प्रकीर्णन प्रयोग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये जो दिया गया है ये पीबी या लेड से बना बॉक्स है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रेडियम भरा गया है और ये रेडियम उच्च तीव्र ऊर्जा युक्त अल्फा कणों को यहाँ से उत्सर्जित करता है, जो कि इस गोल्ड फॉइल पर, ये गोल्ड फॉइल है, इस पर आपतित होते हैं। और यहाँ पर स्लिट लगा करके केवल एक पतली सी बीम के रूप में इसको यहाँ से निष्कासित किया जाता है। एक छेद में से जितने अल्फा कण आ रहे हैं उन्हीं कणों को आगे इसके ऊपर आपतित करते हैं। जैसे बंदूक की गोली से निकलने या बंदूक की नली से निकलने वाली गोलियाँ जिस तरीके से स्पीड से निकलती है, उसी तरीके से निकलने वाले अल्फा कणों को इस पर आपतित किया जाता है। अब आपतित अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं या विक्षेपित हो रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए इसके चारों ओर फ्लोरेसेंट स्क्रीन या प्रतिदीप्त पर्दे का उपयोग किया जाता है। किस पर्दे का? प्रतिदीप्त पर्दे का उपयोग किया जाता है, जिसमें जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी होती है। तो जो भी अल्फा कण इस पन्नी से टकराने के बाद या पन्नी के आर पार निकल करके इस पर्दे पर टच करेंगे तो पर्दे में चमक उत्पन्न होगी और उस चमक से हमें पता चल जाएगा कि अल्फा कण यहाँ पर टकरा रहे हैं। जिस आने वाली दिशा तो हमें पता है, लेकिन जाने वाली दिशा में अल्फा कण कहाँ पहुँचे हैं उसका निर्धारण करने के लिए प्रतिदीप्त पर्दे, जिसमें जिंक सल्फाइड की परत होती है, उसका उपयोग किया जाता। तो उस प्रयोग में क्या देखा गया
कि अधिकतर अल्फा कण, आप देख सकते हैं ज़्यादातर अल्फा कण इस पन्नी के सीध में निकल जाते हैं, अधिकतर अल्फा कण पर पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण पन्नी से वृहद कोणों पर विक्षेपित होते हैं और कुछ कण हैं जो पन्नी के विपरीत दिशा में भी आते हैं। और यहाँ तक कि 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो कि 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। अर्थात जिस दिशा में अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसी दिशा के अंदर यह कण लौट कर वापस आ जाता है। अर्थात इधर जा रहा है उसी दिशा के अंदर लौट आ जाता है, अर्थात गया उसी दिशा में वापस आ जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर एक दो चीज़ें निर्धारित हो रही है। तो प्रयोग क्या है वो ध्यान रखना है, फिर इसके निष्कर्ष क्या है वो ध्यान रखना है। तो प्रयोग क्या हो गया, उच्च गतिशील अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं रेडियो सक्रिय रेडियम से, जिसको लेड के बॉक्स में रखकर एक छोटे से छिद्र से इन कणों को बाहर निकलने दिया जाता है और इन कणों को सोने की पन्नी पर आपतित करते हैं। हम पाते हैं कि अधिकतर अल्फा कण आर पार निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण है वृहद कोणों से और कुछ अल्फा कण एकदम रिवर्स लौट कर या पुनः वापस उसी दिशा में लौट कर आ जाते हैं जिस दिशा के अंदर गए थे। तो इन प्रयोग के परिणामों का फिर हम निष्कर्ष निकाल करके परमाणु की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और निष्कर्ष कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देखें। तो यहाँ पर सोने की पन्नी के प्रयोग के पहले तो प्रेक्षण हमने जो देखे वो क्या क्या हैं और उनसे फिर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होगी, वही निष्कर्ष के रूप में प्रदर्शित की जाती। तो प्रयोग से क्या पता चल रहा है, नंबर पहली बात, अधिकतर अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, रिक्त है। चूंकि अधिकतर अल्फा कण जिस दिशा में आए हैं सीधे के सीधे निकले जा रहे हैं, इसका मतलब परमाणु में खाली स्थान, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है। अल्फा कण जहाँ से आए थे उसी सीध में निकल जाते हैं, बीच में किसी से भी भारी टक्कर नहीं हो पाती है और इसलिए निकलने वाले अल्फा कण सीधी रेखा में निष्कासित होते हैं। पहला काम हो गया कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, खाली। तो इसमें क्या हो गया, पहले तो प्रेक्षण हो गया कि अधिकतर अल्फा कण पन्नी के आर पार निकल जाते हैं, ये तो प्रेक्षण हुआ, मैंने पाया ऐसा प्रयोग के अंदर। फिर उस प्रयोग परीक्षण से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर अल्फा कण बार पार निकल रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग क्या है, रिक्त है या खाली है। तो पहली प्रक्रिया निष्कर्ष में आ जाएगी। सेकंड में आप देखें प्रेक्षण क्या होता है, कुछ अल्फा कण वृहद कोणों से विक्षेपित होते हैं, काफी दूर दूर कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के मध्य में सूक्ष्म और कठोर भाग है जहां पर कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है। अगर मैं परमाणु को इस रूप में प्रदर्शित करूं, ये नाभिक है, अभी इसमें नाभिक पर आवेश का निर्धारण नहीं हो रहा, केवल इतना पता चल रहा है कि अल्फा कण जो यहाँ से आ रहे हैं सीधे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं सीधे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं सीधे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं सीधे जा रहे हैं। अर्थात अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो इस ठोस गोले के संपर्क में नहीं आ रहे हैं वो तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण जो इसके संपर्क में आ रहे हैं वो इधर से इधर शिफ्ट हो गए और नज़दीक चले गए, इधर चले गए, ठीक है। और ज़्यादा नज़दीक आएंगे तब भी यहाँ से लौट करके ये पुनः उसी दिशा में आ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई न कोई ऐसी ठोस भाग है जिससे इस पर आपतित होने वाले अल्फा कण टकरा करके, हम अभी तो यही मान के चल रहे हैं कि टकरा करके ये विक्षेपित होते हैं और वृहद कोणों पर विक्षेपित होते हैं, जिसका पता जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से या चमक उत्पन्न होने से पता चल जाता है। तो सेकंड निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर कुछ ऐसा ठोस भाग है या ठोस गोलाकार या ठोस भाग है जहाँ पर ये अल्फा कण आपतित होने के बाद टकरा करके विभिन्न दिशाओं के अंदर वृहद कोणों से विक्षेपित होते हैं। तो दो पार्ट पता चले, ठोस भाग है, दूसरा अधिकतर भाग रिक्त है। तीसरी प्रक्रिया की बात करें तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नाभिक की खोज को प्रदर्शित करता है, नाभिक की खोज कैसे हुई उसको दर्शाता है। तीसरा पॉइंट कहता है लगभग 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोणों से विक्षेपित होकर पुनः स्रोत की ओर लौट कर आता है और इसी से सिद्ध होता है कि परमाणु के मध्य में ठोस गोलाकार जो भाग है वो क्या है, धनावेशित है। तो दो चीजें निष्कर्ष के रूप में निकल कर आई। पहले वाले प्रयोग के अंदर तो
परमाणु का संपूर्ण भाग मध्य में सूक्ष्म कठोर भाग में निहित होता है और इसी कठोर भाग को रदरफोर्ड ने कहा कि यह नाभिक है जो परमाणु के बिल्कुल मध्य में स्थित होती है और परमाणु का सारा भार इसी में है, रिक्त भाग के अंदर कोई भार उपस्थित नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगले में ये निष्कर्ष निकला कि कोई भी अल्फा कण अगर परमाणु पर आपतित किया जाता है तो यदि अल्फा कण इधर से इधर आ रहा है, मैं अल्फा कण को आवेश के रूप में भी प्रदर्शित कर रहा हूँ, द्विधनावेशित कण होता है जो हीलियम नाभिक के रूप में है। तो हीलियम नाभिक के कण उच्च तीव्र गति से आ रहे हैं, इस ठोस गोले के ऊपर टकराने के बाद में यदि इस ठोस गोले पर कोई आवेश नहीं होता तो ये धनावेशित भाग इस पर टकराता और टकरा करके अलग अलग कोणों पर विक्षेपित हो सकता था, लेकिन इसी दिशा में लौटकर नहीं आ सकता था। इसलिए अगर अल्फा कण जिस दिशा में जा रहा है और वापिस अगर उसी दिशा में लौट के आ रहा है तो ऐसा एक ही परिस्थिति में संभव है, और वो परिस्थिति है कि अल्फा कण धनावेशित है और यहाँ पर जो ठोस भाग या नाभिक उपस्थित है, ये नाभिक भी अगर पॉजिटिव चार्ज्ड हो तो ही ये धनावेश और ये धनावेश दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो नजदीक आने के बाद में ये धनावेशित नाभिक इस धनावेशित अल्फा कण को प्रतिकर्षित करके उसी वेग से वापस लौटा देगी। कोई भी चीजों में कितनी भी भारी वस्तु किसी को और फेंकूं तो वहां टकराएगी, लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब तक वहां से कोई सामने धक्का नहीं देगा तब तक फेंकी गई वस्तु उसी दिशा में लौट कर आना संभव नहीं है। तो लौटकर आ रही है अल्फा किरणें, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण वापस तभी आ सकता है जब ठोस गोलाकार भाग जो नाभिक में है वो कैसा है, धनावेशित है, और अल्फा कण भी धनावेशित है और दोनों प्रतिकर्षण करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यह अल्फा कण जिस दिशा में आया प्रतिकर्षित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, और यही सिद्ध करता है कि परमाणु के मध्य में जो धन आवेशित धनावेश या नाभिक है, ये नाभिक धन आवेशित होता है। तो तीन प्रक्रियाएं हुई। अधिकतर भाग परमाणु का रिक्त है, नंबर 2 मध्य में उच्च द्रव्यमान युक्त या परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान युक्त ठोस गोलाकार भाग उपस्थित है जिसको नाभिक कहते हैं, और तीसरा अल्फा विकिरण पुनः उसी दिशा में लौट कर आ रही है जो सिद्ध करती है कि जो केंद्र के अंदर भाग है वह ठोस गोला धनावेशित है, इसलिए वह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करके उसी दिशा में उसी वेग से लौटा देता है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु क्या हो गया कि परमाणु के मध्य में नाभिक है, नाभिक पर धनावेश है, और इसीलिए इस प्रयोग के द्वारा कहा जाता है कि प्रयोग में परमाणु नाभिक की खोज अगर किसने की है तो ये प्रश्न हमेशा रदरफोर्ड के द्वारा सॉल्व किया गया कि परमाणु में नाभिक होता है। ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ही परिणाम है। और दूसरी चीज, नाभिक धनावेशित होता है, ये भी रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ही परिणाम है। और इसीलिए अगर आपको कहे कि यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रदर्शित करिए तो आप मध्य में धनावेशित भाग बनाएंगे नाभिक, और बाह्यतम भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ये प्रक्रिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करती है। तो अभी तो हमने प्रयोग और उसके निष्कर्ष लिए, अब परमाणु मॉडल किस तरह का होगा वो हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के केंद्र में स्थित सूक्ष्म कठोर धनावेशित भाग का नाम क्या रखा गया, नाभिक, या उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक की खोज इसीलिए कहा जाता है किसके द्वारा की गई, पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इस मॉडल को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है जिसके मध्य में धनावेशित नाभिक और बाहर के कोशों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और इसी को हम परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, रदरफोर्ड मॉडल तक केवल परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है, अर्थात धनावेशित भाग और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर केवल धनावेशित नाभिक की खोज हुई और धनावेशित नाभिक के साथ साथ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। अभी तक यहाँ पर सूक्ष्म कण के रूप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, केवल नाभिक और इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन अलग से प्रदर्शित होंगे, उसकी खोज अलग प्रक्रिया आपको पहले बताई जा चुकी है। और अगला
इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी न्यूट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। अब इस मॉडल को हम अलग अलग नामों से भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम सौर मॉडल या सोलर मॉडल भी कहते हैं, प्लेनेटरी मॉडल या ग्रह मॉडल भी कहा जाता है। तो ग्रह मॉडल या सोलर मॉडल क्यों कहते हैं उसको हम तुलनात्मक रूप में यहाँ प्रदर्शित करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को सौर या ग्रह मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य, यहाँ पर सेंटर में लिख रखा है सूर्य या सन, सूर्य के चारों ओर जिस तरीके से पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है या बुध है, ये 8 ग्रह जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसी तरीके से परमाणु में, परमाणु के मध्य के अंदर नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमण करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेनेटरी मॉडल और ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये दोनों चूंकि एक ही जैसे हैं इसलिए परमाणु मॉडल को ही हम प्लेनेटरी मॉडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है। तो इसमें नाभिक को स्थिर माना जाता है तुलनात्मक रूप में, और यहाँ पर सूर्य को ग्रहों के सापेक्ष तुलनात्मक रूप में स्थिर मानते हुए इन दोनों मॉडल के रूप में परमाणु संरचना प्रदर्शित की गई, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, ग्रह मॉडल, या इसी को हम प्लेनेटरी मॉडल के रूप में भी दर्शाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रक्रिया, ध्यान रखना। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दर्शाए गए हैं, लेकिन वापस ध्यान रखना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक केवल नाभिक के अंदर क्या ज्ञात थे, केवल प्रोटॉन या धन भाग ही ज्ञात था, न्यूट्रॉन तब तक ज्ञात नहीं थे। ठीक है, प्रोटॉन ज्ञात हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन ज्ञात नहीं थे, इसलिए नाभिक केवल धनावेशित ही प्रदर्शित की जाती है रदरफोर्ड में, इसमें न्यूट्रॉन प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां हैं, और उस कमियों को पूरा करने के लिए ही फिर बाद में बोहर ने क्वांटम यांत्रिकी पर निर्भर परमाणु मॉडल प्रदर्शित किया, जिसे बोहर परमाणु मॉडल कहते हैं। तो कमियां क्या क्या है, ये चित्र दे रखा है क्लार्क मैक्सवेल का। तो क्लार्क मैक्सवेल ने उस समय तक एक सिद्धांत दिया था जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार दो विपरीत आवेशित कण, ये ध्यान रखना, दो विपरीत आवेशित कण यदि गतिशील अवस्था में है, कि जैसे कि परमाणु मॉडल के अंदर नाभिक और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ये विपरीत आवेशित कण गतिशील अवस्था में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेंगे। अगर ये इसके चारों ओर परिक्रमण करता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा, और इस सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल में यदि धनावेशित नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन, ये वाला गतिशील इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन सतत रूप से यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार क्या होगी, घटेगी, और जब ऊर्जा घटेगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर अग्रसर होगा और सर्पिलाकार पथ में अग्रसर होते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यह मॉडल वास्तविक स्थायित्व को प्रदर्शित करने में असफल रहता है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या 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 कमी के रूप में दर्शाता है कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहता है, जैसा कि क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। इसमें ये प्रक्रिया आपको दिख गई होगी, नाभिक है, अगर इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इसकी ऊर्जा यदि घटेगी तो धीरे धीरे नाभिक के नज़दीक होगा और ऐसी स्थिति में अंदर जाकर गिर जाएगा। इसी को हम सर्पिलाकार गति कहते हैं। तो अतः रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहता है, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल। तो ये भी अतिरिक्त पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को अगर इस तरीके से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन यदि वास्तविक हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की बात की जाए तो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया। तो ये आपके प्रक्रिया देख सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष के अंदर दिया या रेनबो के अंदर दिया जाता है वो इस तरह की बैंड संरचना को दर्शाता है, जबकि परमाणुओं के जितने भी मॉडल हैं वे सभी इस तरह की रेखीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि यहाँ पर काली पट्टी के ऊपर चमकीली लाइनें हैं या रंगीन लाइनें उपस्थित है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या नियोन का स्पेक्ट्रम या आयरन का स्पेक्ट्रम, तो यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है
वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसको समझाने में असफल रहता है? पहला तो परमाणु के स्थायित्व को समझाने में, और नंबर 2 हाइड्रोजन या परमाणु स्पेक्ट्रम को या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहता है। इसीलिए इसकी जगह नए परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है, जिसको कि हम बोहर परमाणु मॉडल कहते हैं। थैंक यू सो मच।